नमस्कार। हम आज की इस वीडियो में कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका भाग 1 प्रकरण है प्राणियों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राणियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम प्राणियों की विभिन्न संरचना और स्वरूपों को देखते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, यानी उनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। और जब किसी जीव की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है तब उसको और उसका वर्णन या पुस्तकों में हमें उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अब तक 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। जो भी प्राणी या प्राणियों से संबंधित कोई स्पीसीज या जाति है, उसकी जब भी खोज होती है तो उसको किस संघ में रखना है, किस वर्ग में रखना है, किस गण में रखना है, यह उसके बारे में सभी लक्षणों की जानकारी होने के बाद ही तय होता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अब सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं तो उसे कुछ आधार बिंदु होने चाहिए जिसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उनको अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। प्राणियों के वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुआ की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, इनकी रचना और कुछ आधारभूत समानताएं इन्हें पाई जाती है। यानी जब भी जीवों का वर्णन करते हैं तो इन गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि उनकी कोशिका व्यवस्था कैसी है, उनका शारीरिक स्वरूप यानी सममिति कैसी है, प्रगुआ यानी देहगुआ उनमें है तो किस प्रकार की है, पाचन तंत्र पूर्ण है या अपूर्ण है, परिसंचरण तंत्र खुला है या बंद है यानी रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, जनन तंत्र की रचना कैसी है। तो ऐसी कुछ आधारभूत समानताएं जिनमें पाई जाती है उनको एक ही समूह में रखते हैं और जिनमें भिन्नता होती है उनको दूसरे समूह में रखा जाता है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे। पहला है संगठन के स्तर, यानी प्राणी का शरीर जो बना होता है वो किस स्तर का बना होता है। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, प्राणी हैं, इसका अर्थ है कुछ एकोशिकीय होते हैं, तो इनसे आगे बढ़ते हैं तो बहुकोशिकीय विशालकाय जीव भी उनमें आते हैं। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते, यानी सभी का शारीरिक संगठन जो है वो एक ही प्रकार से नहीं होता। अलग अलग प्रकार का आकार होता है, अलग अलग प्रकार की संरचना होती है, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में होती है, अर्थात ये कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। यानी स्पंज जो है उनके अंदर कोशिकाएं अलग अलग रहकर और शरीर का संपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। तो इस प्रकार कोशिकाएं जब अलग अलग काम करती हैं और आपस में श्रम विभाजन पाया जाता है तो इस प्रकार का शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलिंट्रेट जो संघ है या सिलिंट्रेटा संघ के जो प्राणी हैं उनकी जीवों की कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती है।
यानी स्पंज के बारे में जो हमने पढ़ा वो पोरिफेरा का सदस्य है। सिलेंटेड प्राणी जो हैं उनकी व्यवस्था, शारीरिक संगठन थोड़ा अलग होता है। उनमें कोशिकाएं समूह में इकट्ठा होकर कार्य करती हैं, तो इसे हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू। इसीलिए इस संघ के जीवों में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों में देखते हैं या अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। तो इस प्रकार का शारीरिक संगठन अंग स्तर का कहलाता है। यानी सबसे पहले कोशिकीय स्तर, फिर ऊतक स्तर, और जब ऊतक मिलने से अंग बनते हैं, अंग कोई न कोई कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो अंग स्तर का शारीरिक संगठन कहलाता है। प्राणियों में जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कॉडेट्स यानी रज्जु के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की रचना अंग तंत्र के इस तरह का संगठन कहलाती है। जैसे पाचन तंत्र की एक अपन उदाहरण के रूप में देखें तो पाचन तंत्र में मुख से लेकर गुदा तक विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र में भी वैसा ही है, श्वसन तंत्र में भी वैसा ही है। अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और सभी तंत्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, या अंग से बने हुआ वो तंत्र सामूहिक रूप से कार्य करता है, तो उसे अंग तंत्र का शारीरिक संगठन कहते हैं। अब है विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण और पूर्ण दोनों प्रकार का होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्यों में। यानी भोजन ग्रहण करने के लिए और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के दोनों का कार्य एक ही द्वार से होता है, ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में होता है। तो इसे हम अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग द्वार है, तो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए गुदा के रूप में अलग द्वार होता है। तो इस प्रकार का पाचन तंत्र पूर्ण पाचन तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का भाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका और ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। यानी कोई भी प्रकार की धमनियाँ और शिराएं हृदय से रुधिर ले जाने के लिए अलग से नहीं होती। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिन्हें हम धमनी, शिराएं और केशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण बंद परिसंचरण कहलाता है। तो इस प्रकार जीवों के शरीर में भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, किसी में खुला, किसी में बंद। अब है सममिति, सिमेट्री। प्राणी को सममिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। यानी ऐसा शरीर का आकार जिसको कहीं से भी काटो और काट हमेशा केंद्र से गुजरे, लेकिन फिर भी उसको बराबर दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो इस प्रकार का शरीर असममित शरीर कहलाता है और उसकी सम्मिति भी असममित होती है, यानी वो कोई सम्मिति प्रदर्शित नहीं करता। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती हैं, तो इसे अरीय सममिति कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव जिनको कहीं से भी काट दो
लेकिन काट केंद्र से गुजरना चाहिए और किसी भी जगह से काट लिया जाए, लेकिन काट कहाँ से गुजरना चाहिए? केंद्र से। तो इस प्रकार की सममिति हमेशा अरीय सममिति कहलाती है। उदाहरण के लिए टीनोफोर तथा इकाइनोडर्मेटा में इसी प्रकार की सममिति होती है। कुछ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार की सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। मान लो शरीर को बिल्कुल बीच में से एक ही स्थान पे काटा जाए जो मध्य से गुजरे, यानी केंद्र भाग से होता हुआ गुजरे, यानी शरीर को बराबर दो भागों में बांटने के लिए केवल एक ही ऐसा काट हो सकता है जो उसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर सकता है, और वो काट भी केंद्र से होकर गुजरना चाहिए और दोनों भाग एक दूसरे के समरूप हो। तो ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। ये आर्य सममिति का उदाहरण अपने समक्ष है, देखिएगा। इसमें ये काट देख लें, ये काट देख लें, ये वाला काट देख लें, ये सारे काट केंद्र से होकर गुजर रहे हैं और जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से जीव बराबर दो भागों में बंट रहा है। इस प्रकार की सममिति हमें आर्य सममिति का उदाहरण है। अगला है द्विपार्श्व सममिति। इसमें देखिएगा ये क्रैब का डायग्राम है। इसको और कहीं से काटो दो भागों में नहीं बांट सकते इसको, लेकिन यहाँ से एक काट ऐसा निकलेगा जो बराबर इसको दो भागों में तोड़ सकता है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। इस प्रकार की सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। द्विकोरकी या द्विकोरक या त्रिकोरकी, यानी जिस जीव के शरीर के निर्माण में दो भ्रूणीय स्तरों का योगदान होता है तो शरीर द्विकोरकी, और जिसके निर्माण में तीन भ्रूणीय स्तरों का योगदान होता है तो शरीर त्रिकोरकी संगठन वाला कहलाता है। देखिएगा, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, उदाहरण के लिए बाह्य त्वचा बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म से बना होता है, यानी कोशिकाओं की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि बाहर वाले भाग को हम एक्टोडर्म, अंदर वाले भाग को हम एंडोडर्म कहेंगे। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई अन्य भाग नहीं होता। तो इस प्रकार की व्यवस्था द्विकोरकी या द्विभ्रूणीय स्तर वाली व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए सिलेंटेटा संघ के प्राणी वे प्राणी जिनके उदाहरण के लिए सिलेंटेटा संघ के प्राणी जो हैं जिनमें ये व्यवस्था द्विकोरकी यानी दो भ्रूणीय स्तर वाली होती है। अगला है वे प्राणी जिनके भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर जिसका नाम है मीजोडर्म यानी मध्य स्तर ये भी विद्यमान हो, यानी दो भ्रूणीय स्तर तो सभी जीवों में होते ही हैं, कम से कम दो तो होंगे ही, अधिकतम तीन होते हैं। तो जिसमें दोनों के यानी बाह्य एक्टोडर्म और अंदर वाले एंडोडर्म के बीच में तीसरा भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी पाया जाता है। तो ऐसे प्राणियों के शरीर त्रिकोरकी कहलाते हैं। संघ प्लेटीहेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा संघ तक के सभी प्राणियों में इस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इस पर प्रश्न भी बन जाते हैं कई बार, त्रिकोरकी और द्विकोरकी का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये देखिएगा डायग्राम से स्पष्ट, इसमें ये वाली कोशिकाओं का जो स्तर दिख रहा है आपको, ये बाह्य स्तर है कोशिकाओं का, ये वाला, और ये कोशिकाओं का अंदर वाला स्तर है। इसमें
मध्य चर्म कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, यानी कि ये भाग ब्लैंक नज़र आ रहा है। देखिएगा आप, एकदम खाली नज़र आ रहा है। इसका अर्थ है कि इसमें कहीं पर भी मध्य चर्म नहीं है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये बाह्य चर्म, सबसे अंदर वाली अंतःचर्म, और ये बीच में देखिएगा आप कोशिकाओं की परत, ये मध्य चर्म, यानी तीनों भ्रूणीय स्तर में। तो ये वाला डायग्राम तो इसके लिए है, दो भ्रूणीय स्तर दर्शाता है, बाह्य चर्म और अंतःचर्म, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें तीनों भ्रूणीय स्तर है। बाहर वाला बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाला अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्म, और बीच वाला जो है वो मेसोडर्म यानी मध्य त्वचा। तीनों भ्रूणीय स्तर विद्यमान होते हैं। अब है ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हमें नोटबुक में करने हैं। पहला, स्पंज में किस प्रकार का या किस स्तर का शारीरिक संगठन होता है। दूसरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र कौन कौन से प्रकार का होता है। चौथा, अरीय सममिति क्या होती है, उदाहरण दीजिए। और पांचवा, त्रिकोणकी संगठन क्या होता है, समझाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।